हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएमएस फाइनेंशियल मार्केट चैनल में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर हम बात करते हैं। आज जो अभी-अभी खबर हमें आज सामने आने को मिली है, वो रिपोर्ट के ज़रिए हमें देखने को मिल रही है। तो जेएम फाइनेंस सभी को पता है, एक बहुत ही रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनी है, जो रिपोर्ट रिलीज़ करती है और उनके रिपोर्ट बहुत सारे सक्सेसफुली प्रॉपरली होते भी हैं। तो निफ्टी रीबैलेंसिंग के ऊपर इन्होंने इस बार रिपोर्ट हमें यहाँ पे दाखिल करती हुई मिल रही है। निफ्टी रीबैलेंसिंग, आपको पता ही है, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं और 50 शेयर ये परमानेंट नहीं होते हैं। इनमें कुछ ऐड होते हैं और कुछ डिलीट या फिर कह सकते हो बाहर चले जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये रीबैलेंसिंग साल में 2 बार किया जाता है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, साल में 2 बार होता है। तो अभी इसका टाइम आ गया है जो अगस्त मंथ में होगा। रीबैलेंसिंग में क्या होता है, सितंबर के एंड तक जो भी कंपनियां निफ्टी 50 के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, जो 6 रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो निफ्टी के हिसाब से उनको बंधनीय होती है, बाध्य होती है, वो फुलफिल करनी होती है। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाती है तो उनको एग्जिट किया जाता है और उनकी जगह पे कुछ और कंपनियां यहाँ पे एंटर करते हुए हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सी निकलने वाली हो सकती है और कौन सी ऐड होने वाली हो सकती है। तो इसका खामियाजा या फिर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी अगर निफ्टी 50 से निकलती है, तो हो सकता है उसमें जो भी टॉप 50 में इन्वेस्ट करते हैं वो भी उसमें से निकल जाए और जो ऐड हो रही है उसमें वो ऐड अपने आप को कर ले। जैसे कि आप समझ जानते ही है कि निफ्टी 50 का वेटेज और साथ ही साथ उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसका इंडेक्स पे बहुत बड़ा असर होता है। तो इंडेक्स का पार्ट होने के बाद वो कंपनियां जो होती है ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, उसमें इन्वेस्टर्स बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। स्टॉक इन्वेस्टर जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसमें अपना एडिंग करते हैं और जो एग्जिट कर रही है उसमें से वो अपना पैसा भी निकालते हैं। और साथ ही साथ जैसे बड़े इन्वेस्टर करते हैं उसी प्रकार से छोटे इन्वेस्टर भी करते हैं। वो भी अपने स्टॉक्स को इसी प्रकार से एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। तो एक्सक्लूड और इंक्लूड, ये दोनों काम निफ्टी 50 साल में 2 बार हमेशा करती रहती है। इसको ही रीबैलेंसिंग कहा जाता है। तो रीबैलेंसिंग में हमें देखने को 2 स्टॉक्स मिल रहे हैं, जो 2 स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं। मगर दोस्तों, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। स्टॉक्स 2 ऐड तो हो सकते हैं, मगर उससे पहले कुछ और भी चीज़ें मार्केट में होने वाली है। अभी तो अगस्त बहुत दूर है, तो निफ्टी 50 में ऐड होने के लिए उनको कंडीशंस जो होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है निफ्टी में 6 कंडीशंस की जगह पे 5 कंडीशन फुलफिल करती है। और 6 कंडीशन जो है वो है एफएनओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी स्टॉक्स में नहीं होता है, आप सभी को पता ही है। तो उसका ऑप्शन न होने की वजह से, वो पार्ट न होने की वजह से, वो एफएनओ न होने की वजह से निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन सकती है। तो ऐसी कंपनियां बहुत सारी है जो आज की तारीख में 5 कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी एफएनओ का पार्ट नहीं है। 6 से 6 जो भी कंपनियां फुलफिल करती है उनमें से 2 नाम आगे बढ़ते हुए जेएम फाइनेंस के जरिए हमें देखने को मिल रहे हैं। जेएम फाइनेंस बहुत रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनी है। उन्होंने ये रिसर्च करके, उनकी टीम ने रिसर्च करके ये अभी रिपोर्ट निकाली है। उनके हिसाब से ट्रेंड, जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड का नाम सामने आ रहा है, जो 6 से 6 कंडीशन फुलफिल करते हुए हमें दिखाई दे रही है और ये एलिजिबल भी है। और इसका मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो 1.74 लाख्स, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये डेरिवेटिव्स का, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी पार्ट है। जेम जेम फाइनेंस के जरिए और एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है, वो है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड भी बहुत बड़ी कंपनी है। उनका मार्केट कैप भी 2,10,000 करोड़ का है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत इनका मार्केट एक्सपांशन ऑलरेडी हो चुका है। और ये एफएनओ का भी पार्ट है, मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट का भी पार्ट है। और ये 6 में से 6 कंडीशन फुलफिल भी करती है। मगर दोस्तों, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है, हो सकता है इस बीच में एफएनओ में कुछ बदलाव एनएससी करने वाली है। और इस बदलाव के बाद जेम फाइनेंस के रिपोर्टर्स के जरिए हमें ये खबर मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इसमें कुछ और बदलाव हो, कुछ और कंपनियां भी इसी रेस में है जो आपको दिखाई दे रही है। उनमें से पहली कंपनी है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस भी काफ़ी बड़ी और शानदार कंपनी है, अभी अभी रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड हुई है। मगर 2.2 लाख का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा उम्दा मार्केट कैप है। और साथ ही साथ ये कंपनी हर एक कंडीशन को फुलफिल करती है एक्सेप्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर ये रीबैलेंसिंग से पहले ये ऐड हो जाती है तो जियो फाइनेंस जेएम फाइनेंस के
ऑफिशियल के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है ये कंपनी ऐड हो सकती है निफ्टी 50 के अंदर। साथ ही साथ ज़ोमैटो का नाम भी हमें सामने मिल रहा है और ज़ोमैटो भी एक शानदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रही है, मगर इसमें भी 5 कंडीशन इन्होंने अब तक फुलफ़िल की है। छठी कंडीशन हो सकता है अगले 2-3 महीने में ये फुलफ़िल करके एफएनओ का पार्ट बन जाए, जो बदलाव होने वाला है रीबैलेंसिंग से पहले। अगर ये कंपनी भी हो सकती है तो इस रेस में ये भी कंपनी आ सकती है। तो ये तो हो गई जो पॉजिटिव कंपनीज़ है या फिर जो आगे बढ़ के निफ्टी 50 का पार्ट हो सकती है। मगर लटकती तलवार जो कंपनियों पे है वो स्टॉक्स है 3, जिन स्टॉक्स का मार्केट कैप भी अच्छा है, वो कंपनियाँ भी अच्छी है। आगे चल के ये कंपनियाँ कहाँ तक जाएगी, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा हमें नहीं पता है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि इन कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनमें से पहला नाम है जेम फाइनेंस के ज़रिए जो हमें खबर मिल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उनमें 3 कंपनियों का नाम आगे सामने आता है। पहला का नाम है उसमें से डिवीज़ लैब, दूसरा नाम है इसमें एल&टी टेक और तीसरा नाम है इसमें हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटो ये तीनों कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है। डिवाइस का देखेंगे तो 1,19,000 करोड़ का है, एल&टी माइंडट्री का है 1,45,000, हीरो मोटो का है 1,15,000। तो ये सब चीज़ें जो है, जो आपको पता है म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स में जो इन्वेस्टमेंट करती है वो कंपनियाँ, हो सकता है अगर ये कंपनियाँ एग्ज़िट कर दे या फिर इन कंपनियों को बाहर रख दिया जाए तो इनमें से एग्ज़िट करे और इसके वजह से इन कंपनियों में डाउनफॉल भी देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों सभी इंसिडेंट क्या होंगे आगे 2-3 महीने में हमें पता ही चलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो आप जानते हैं कि येस बैंक जो थी वो एग्ज़िट होने वाली थी, मगर उससे पहले इंडिया बुल्स का एक भांडा फूट गया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पूरी तरह से बर्बाद और कोलैप्स हो गई। उसकी वजह से येस बैंक बच गई और इस बैंक को नहीं बाद में निकाला गया, वो बात अलग है, मगर उससे पहले नहीं निकली और इंडिया बुल्स पूरी तरह से बर्बाद होके वहाँ से एफएनओ का पार्ट में से निकल गई। और जैसे कि आप सभी को पता है ये सब बातें होती रहती है, मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कुछ कंपनियां आएंगी, कुछ कंपनियों का रीबैलेंसिंग होगा और कुछ कंपनियां, मगर हमें हमारा फोकस हमेशा बी इक्वल टू बी पे रखना है। मतलब बाय बिजनेस जिसका अच्छा है उसी को बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। आगे और भी कंपनियों के रिपोर्ट्स आने वाले हैं जैसे कि नूमा, नवामा, ये पॉपुलर रिपोर्ट्स है जो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप चाहो तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।